ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। नमस्कार। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि केवल 10% लोग ही हमारी वीडियो देखकर हमें फॉलो करते हैं, जबकि बाकी लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी आपके लिए बेहतरीन वीडियो ला सकें। शुक्रिया। सुबह का समय था। एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर राधिका पानी भर रही थी। उसके बाल बिखरे थे और आंखों में इंतजार की बेचैनी साफ झलक रही थी। कब आएगा आर्यन? 3 महीने से उसका इंतजार कर रही हूँ। बस एक बार आकर कह दे कि सब ठीक हो जाएगा। तू फिर वही ख्याली पुलाव पका रही है। वो शहर का लड़का है, तू जैसी गांव की लड़की को क्या अपनाएगा? बाबा, वो मुझसे प्यार करता है और हम शादी भी करेंगे, चाहे जो भी हो। शादी? अमीर बाप का बेटा तुझे कैसे अपनाएगा? सपना देखती रह जाएगी। उसका बाप पूरे गांव को खरीद सकता है। तुझ जैसे अनपढ़ और मुझ जैसे शराबी बाप की बेटी को वो कैसे अपना सकता है बेटा? राधिका ने अपने पिता की इन बातों को अनसुना कर दिया। उसे अब उनके तानों की आदत हो चुकी थी। वो चुपचाप गांव के बाहर अपने पसंदीदा पेड़ की ओर बढ़ी। ये वही जगह थी जहां वो और आर्यन रोज मिला करते थे, लेकिन अब उनके मिलने जुलने का सिलसिला कम हो गया था। आर्यन गांव के जमींदार का छोटा और होनहार बेटा था। वो शहर में अपने पारिवारिक व्यवसाय को संभालने के लिए महीनों तक बाहर रहता था। उसके बड़े भाई उतने पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए व्यापार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। लेकिन राधिका को अपने प्यार पर और आर्यन पर पूरा यकीन था। यही वजह थी कि वो समय समय पर इस पेड़ के नीचे आकर बैठती और आर्यन की यादों में खोई रहती। आर्यन पूरे 6 महीनों के बाद गांव लौटा था और सीधे अपनी राधिका से मिलने मोटरसाइकिल से आया था। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में राधिका से मिलने की खुशी साफ झलक रही थी। राधिका? राधिका पेड़ के नीचे बैठी थी। उसे देखते ही खड़ी हो गई। उसकी आंखों में खुशी और दर्द था। तुम आ गए? इतने दिन क्यों लगा दिए? क्या करूं? माफ कर देना यार, जिम्मेदारियों ने रोक रखा था, लेकिन हर दिन मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम्हें पता है, मैं हर दिन इसी पेड़ के नीचे बैठकर तुम्हारा इंतजार करती थी। मुझे यकीन था कि तुम आओगे, लेकिन कभी कभी डर लगता था कि कहीं ये इंतजार बेकार तो नहीं। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस बार शादी का वादा पूरा करने के लिए आया हूँ। मैं अपने घर वालों से बात करूंगा जरूर। मुझे नहीं लगता हमारी शादी हो पाएगी। किसी भी हाल में करूंगा। तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। मुझे तुम पर हमेशा यकीन है। इसके बाद दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की बाहों में खोए रहे। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ है। आर्यन बड़े भाई विक्रम के कमरे के पास जाता है। भैया, दरवाजा खोलो। मैंने पिताजी से कहा है आज हम साथ में बैठकर खाना खाएंगे। अंदर से कोई हलचल नहीं होती। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहता है। आर्यन फिर दरवाजे पर दस्तक देता है। भैया, सुन रहे हो? मैं इतने दिनों बाद आया हूँ और आप हो कि अंदर ही बैठे हो, मुझसे मिलने भी नहीं आए। क्या कर रहे हो अंदर? अचानक अंदर से विक्रम की तेज आवाज आती है। आर्यन, यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो। आर्यन हैरान होकर पीछे हटता है। वो दरवाजे के पास खड़ा होकर सोच में पड़ जाता है। भैया, ये सब क्या है? तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हो? क्या हुआ है? दरवाजे के पीछे से भारी भारी सांसों की आवाज सुनाई देती है। विक्रम फिर चिल्लाता है। मैंने कहा यहाँ से चले जाओ। मुझे किसी से बात नहीं करनी है। वो नीचे हॉल में लौटता है। उसकी आंखों में चिंता और उलझन साफ नजर आती है। पिताजी, बड़े भैया को क्या हुआ है?
वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे? और राजेश भैया, वो भी सुबह से गायब है। विक्रम की बात दिल पर मत लो आर्यन, और वो कमबक राजेश, उसके बारे में भी मत सोचो। आओ खाना खा लो। लेकिन पिताजी, तभी राजेश दरवाजे पर लड़खड़ाते हुए आता है। उसकी हालत खराब है। शराब की बदबू और गंदे कपड़े उसकी लापरवाही को दिखा रहे हैं। भाई, ये क्या हालत बना रखी है? क्या हो गया है तुम्हें? मुझसे दूर रहो आर्यन, तुम इस सब में मत पड़ो तो ही अच्छा होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारा भाई हूँ। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वो हमें देख रही है, हर तरफ उसकी नजर है। कौन? तुम किसकी बात कर रहे हो? कभी मत जानने की कोशिश करना, तुम नहीं समझोगे। नालायक, अपने कमरे में जाओ अभी। तुम लोगों ने मेरी नाक काटने का जिम्मा ले रखा है। राजेश एक बार अपनी पिता की तरफ देखता है और अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। पिताजी, क्या हो रहा है? विक्रम भैया और राजेश भैया, इनको क्या हुआ है? कुछ तो बात है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुमसे जो कहा जा रहा है वही करो। यहाँ पे कुछ दिन रहो और जल्दी से शहर लौट जाओ। ये सब तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है। लेकिन मैं आपका बेटा हूँ, मुझे सच बताइए, ऐसा क्या हुआ जिससे पूरा घर परेशान है? नारायण राव आर्यन की बात का जवाब दिए बिना चुपचाप उठते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन शाम को आर्यन राधिका से मिलने आया। पेड़ के नीचे राधिका खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों में एक गहरी सोच नजर आती है। क्या हुआ? आज इतनी देर क्यों हुई आने में? राधिका, मेरे समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? क्या हुआ? घर का माहौल बहुत अजीब हो गया है। विक्रम भैया खुद को ही कमरे में बंद कर लेते हैं और राजेश भैया नशे में डूबे रहते हैं। पिताजी से कुछ पूछो तो वो बताने से मना कर देते हैं। और आज सुबह ही खबर आई कि हमारे फैक्ट्री में आग लगी है। पिताजी बुरी तरह से टूट चुके हैं और अब राजेश भैया का एक्सीडेंट, किसी गाड़ी ने उन्हें बुरी तरह से कुचल दिया। उन्होंने अपना एक हाथ और एक पैर भी खो दिया है। डॉक्टर कह रहे थे कि अब वो पहले जैसे जी नहीं सकते। तुम चिंता मत करो, ये समय बीत जाएगा। राधिका उसे संतावना देती है, लेकिन उसके चेहरे पर गम का नामो निशान नहीं था। कुछ दिन बीत गए। हवेली में इतनी सारी चीजें हुई, लेकिन विक्रम अभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। आखिरकार आर्यन ने फैसला किया कि दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा और कुछ नौकर और आर्यन ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा। कमरे में चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी और विक्रम का शव बिस्तर पर पड़ा था। उसका शरीर सड़ चुका था और पूरे कमरे में बदबू भरी थी। आर्यन लड़खड़ा कर पीछे हटा। उसके बड़े भाई की ऐसी हालत, लेकिन ये हुआ कैसे? उसने आत्महत्या की थी या किसी ने उसकी हत्या कर दी थी? विक्रम की मौत की खबर सुनते ही नारायण राव का शरीर सुन्न पड़ गया। पहले फैक्ट्री, फिर राजेश का एक्सीडेंट और अब उनके बड़े बेटे की लाश। ये सदमा उनके लिए असहनीय था। वो अब हमेशा बिस्तर पर ही रहने लगे। खाना पानी भी मुश्किल से खा पाते। हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। नौकरों के चेहरे पर भी दहशत थी। आर्यन हवेली के आंगन में बेचैन बैठा था। उसकी आंखों में सवालों की भरमार थी। कुछ दूरी पर नौकर गोपू सफाई कर रहा था। गोपू दादा, घर में सब लोग अजीब बर्ताव कर रहे हैं, तुम कुछ जानते हो? गोपू झिझकता है, फिर गहरी सांस लेकर बोलता है। बाबूजी, आपको सच जानना चाहिए। गांव में एक गरीब मगर स्वाभिमानी लड़की थी। आपके बड़े भाई विक्रम और राजेश ने उसके साथ जबरदस्ती की। आर्यन स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या ये सच नहीं हो सकता? सच है बाबूजी। उसने बड़े साहब से फरियाद की, लेकिन उन्होंने भी अनसुना कर दिया। जब वो गर्भवती हुई तब उसे बदनाम कर गांव से भी निकाल दिया गया। गांव वालों ने भी कुछ नहीं किया? नहीं,
आपके परिवार के डर से किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। वो गांव के बाहर तड़पती रही, इलाज तक नहीं मिला उसे मरने से पहले, लेकिन उसने कसम खाई कि जिसने उसे सताया उनके जीवन में भी सुख नहीं आएगा। आर्यन जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। क्या ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? गोपू चुप रहता है। आर्यन की मुट्ठियां कस जाती हैं। उसे अब इस परिवार के साथ नहीं रहना था। उसने फैसला किया कि वो राधिका से शादी कर गांव छोड़ देगा। बेचैन मन से वो मिलने की जगह पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राधिका, राधिका तुम कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया। हवा के झोंके में सिर्फ पत्तों की सरसराहट थी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो हमेशा यही मेरा इंतजार करती थी। आज कहाँ चली गई? अब उसके पास एक ही रास्ता था, राधिका के घर जाना। जब आर्यन राधिका के घर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। झोपड़ी बुरी तरह टूटी फूटी थी। चारों ओर अजीब सी गंध फैली हुई थी। अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई और जब उसने पर्दा हटाया तो सामने राधिका के पिता पड़े हुए थे, शराब में डूबे और बुरी हालत में। बाबा, राधिका कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं आई आज? राधिका के पिता ने सिर उठाया। उनकी आंखें लाल और थकी हुई थीं। उन्होंने आर्यन की ओर देखा। राधिका, अरे पागल, तू उसे कहाँ ढूंढ रहा है? वो तो मर चुकी है 1 महीने पहले। आर्यन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा निकाल ली हो। वो वहीं जम गया। उसकी सांसें थम गई। नहीं, ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। हम तो रोज मिलते थे। आपको शायद होश नहीं है। आर्यन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे लग रहा था कि ये कोई बुरा सपना है जिससे वो अभी जाग जाएगा। आर्यन बदहवास सा राधिका की उस पसंदीदा जगह की ओर भागा। वह रोते हुए उस पेड़ के पास पहुंचा जहां वे हमेशा मिला करते थे। राधिका, अगर तुम सच में मर चुकी हो तो फिर मैं किससे बात कर रहा था? कौन थी वो जो मेरे साथ खड़ी थी, जो मेरे साथ हंसती थी? हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों के पत्ते अजीब तरीके से सरसराने लगे। और फिर, आर्यन, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं। वो कांपते हुए पीछे हटने लगा। राधिका, तुम जिंदा हो? राधिका बस मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी जो आर्यन ने पहले कभी नहीं देखी थी। राधिका उसके सामने खड़ी थी, मगर कुछ बदला हुआ था। राधिका हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कोई जीवन नहीं था। नहीं आर्यन, मैं मर चुकी हूँ। तुम्हारे घर वालों ने मुझे मरने पर मजबूर कर दिया और जिसे गांव वालों ने भगा दिया था वो मैं ही थी। आर्यन ने पीछे हटते हुए अपना सिर जोर से हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। सच से भागने की कोशिश मत करो आर्यन। तुम्हारे परिवार ने मुझ पर इल्जाम लगाए, मुझे बदनाम किया। उन्होंने मेरी इज्जत पर सवाल उठाए और गांव वालों ने मुझे बेरहमी से निकाल दिया। तुम्हें पता है, मैंने कितना इंतजार किया था कि तुम आओगे, मेरा साथ दोगे, लेकिन तुम नहीं आए। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। आर्यन की आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे कुछ नहीं पता राधिका। काश मैं जानता, काश मैं तुम्हें बचा पाता। अब पछताने का कोई फायदा नहीं आर्यन। मैंने अपना बदला ले लिया। तुम्हारे परिवार पर जो कुछ भी हुआ वो मेरी बददुआ थी। तुम्हारी फैक्ट्री का जलना, तुम्हारे भाई राजेश का अपंग हो जाना, विक्रम की मौत, ये सब मेरी आत्मा का क्रोध था। अब मेरा बदला पूरा हो चुका है। मुझे जाना ही होगा आर्यन। अब मेरी आत्मा को शांति चाहिए। मैं बस तुमसे आखिरी बार मिलने आई थी, आखिरी अलविदा कहने। आर्यन सुन पड़ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी प्यारी राधिका इतनी तकलीफों से गुजरी होगी। हवा अचानक ठंडी हो गई। राधिका ने अपनी सूनी आंखों से
आर्यन को देखा, फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगी। राधिका मत जाओ, राधिका मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन राधिका की छवि धीरे धीरे धुंधली होने लगी। देखते ही देखते वो हवा में विलीन हो गई और आर्यन के सामने बस सन्नाटा रह गया। उस रात के बाद आर्यन न घर गया न किसी से मिला। हर रोज पुरानी पेड़ के नीचे जाकर बैठता जहां वो और राधिका मिला करते थे। गांव वाले उसे पागल आर्यन कहने लगे। उसकी आंखें उसी रास्ते पर टिकी रहती जहां से राधिका आया करती थी। राधिका तुम आओगी ना, मैंने वादा किया था। और इस तरह मेरी जिंदगी की कहानी खत्म हो गई। मेरे साथ जो भी हुआ, लेकिन मेरा प्यार सच्चा था, इस बात की खुशी है।